अंतिम महासंग्राम किसके नाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं दीपक चौरसिया। एक तरफ त्योहारों का मौसम है तो दूसरी ओर बिहार में चुनावी संग्राम चरम पर पहुंच चुका है। इस बार का विधानसभा चुनाव सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि बिहार के दो सबसे बड़े दिग्गजों का सियासी भविष्य भी तय करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, जिनका सियासी भविष्य इस चुनाव के नतीजों पर टिका है। इनमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश हो या लालू, दोनों के लिए सक्रिय रूप से ये आखिरी विधानसभा चुनाव होगा। अगले विधानसभा चुनाव की बारी 2030 में आएगी और तब तक दोनों ही नेता नेपथ्य में जा चुके होंगे। लिहाजा नीतीश और लालू दोनों के लिए चुनाव करो या मरो का सवाल है। तय है कि लालू यादव के सियासी जीवन का यह अंतिम चरण है। चारा घोटाले में जेल से बाहर आने के बाद इस चुनाव में उनकी साख का सवाल बड़ा है। चुनावी नतीजों से साबित होगा कि लालू की प्रासंगिकता बिहार में कितनी है। इसके अलावा बेटी तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में स्थापित करने और मुख्यमंत्री बनाने का भी अंतिम मौका होगा। लालू यादव का लक्ष्य तेजस्वी को निर्विवाद नेता साबित करने का है। ऐसे में अगर महागठबंधन जीता तो लालू की विरासत मजबूत होगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो विरासत की सियासत आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर हार मिली तो आरजेडी में निराशा बढ़ सकती है। हार की सूरत में तेजस्वी की लीडरशिप पर भी सवाल खड़े होंगे और विपक्ष को परिवारवाद पर हमला करने का मौका मिलेगा। लालू यादव की तरह ही नीतीश कुमार के लिए भी ये चुनाव अंतिम सक्रिय चुनाव होगा। इसीलिए उनके लिए डू और डाई की स्थिति है। नीतीश कुमार के लिए अपनी सुशासन बाबू की छवि को बनाए रखने की चुनौती है, साथ ही जेडीयू के अस्तित्व को बरकरार रखने की भी चुनौती है। हालांकि नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य से कई तरह की अटकलों की आशंका है। साथ ही पार्टी का घटता जनाधार भी नीतीश की बड़ी मुश्किल है। ईबीसी और महिला वोटर के समीकरण से नीतीश के सियासी भविष्य का फैसला होगा। व्यक्तिगत करिश्मे के आधार पर वोट बैंक को बचाने की चुनौती होगी। अब ये नतीजे तय करेंगे कि बिहार की सियासत में नीतीश किंग मेकर रहेंगे या नहीं। चुनाव में जीत मिली तो सुशासन की छवि मजबूत होगी, पर अगर चुनाव में हारे तो उनके राजनीतिक करियर पर विराम लग सकता है। तो बिहार में नीतीश कुमार या लालू यादव, किसका पलड़ा भारी होगा और किसकी सियासत आगे बढ़ेगी, इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ धनंजय गिरी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, एजाज अहमद है जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के, विजय कौशिक है नेता है कांग्रेस के, मनोज दास मनु हैं नेता है जेडीयू के, समीर चौगावकर है वरिष्ठ पत्रकार हैं और नवीन उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा समीर जी से। समीर जी, मुझे बताइए आपको क्या लगता है, लालू या नीतीश? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये दोनों का जो आपने जिक्र किया कि आखिरी चुनाव है। लालू तो वैसे भी लालू प्रसाद यादव सक्रिय राजनीति से दूर हो चुके हैं, अब वो चुनाव लड़ नहीं सकते, उनका स्वास्थ्य इतना खराब है। और अगर आप पिछला चुनाव अगर देखेंगे 2020 का जो बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था, वो तेजस्वी यादव ने अपने कंधों पर लड़ा था। उस समय लालू प्रसाद यादव जेल में थे, तो उस समय भी तेजस्वी यादव ने ही बिना लालू के पूरा चुनाव अपने कंधों पर लड़ा था। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अब राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व स्वीकार कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं ने मान लिया, नेताओं ने मान लिया कि तेजस्वी ही राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य है। अगर नीतीश की बात करें तो देखिए, अगर 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार ने कहा था ये मेरा आखिरी विधानसभा चुनाव है। उस अब 5 साल के भीतर बिहार की राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य लगातार खराब होता रहा। तमाम तरह के नीतीश के स्वास्थ्य पर आरोप लगे। जिस तरह से उनके कई वीडियोस आए जब रैलीज के अंदर आए, तो उसके ऊपर से प्रश्न उठा के नीतीश कुमार अब 75 साल के होने को आ गए। 74 साल के हैं नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव 77 साल के हो गए। तो ये तय है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी राजनीतिक चुनाव होगा। अब वो मुख्यमंत्री बनते नहीं बनते, चुनाव के बाद जो राजनीतिक समीकरण बनेंगे उसके हिसाब से तय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब नीतीश कुमार के राजनीतिक अवसान का समय लगभग तय हो चुका है। चुनाव के बाद नीतीश कुमार या तो खुद सक्रिय राजनीतिक संन्यास ले लेंगे और या उन्हें मजबूर किया जाएगा कि वो संन्यास ले ले। मुझे लगता है इस चुनाव के बाद छोड़ता है समीर जी, नहीं तो कोई नहीं छोड़ता। नहीं, गद्दी कोई नहीं छोड़ता, लेकिन संख्या का जो आंकड़ा होता है वो गद्दी छुड़वा देता है। और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन इस बार किया है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि बस चुनाव तक नीतीश कुमार को, जो अमित शाह जी ने भी कहा कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ रही है, नहीं कहा कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार हमारी गठबंधन के एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। तो यह तय मानिए कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बहुत ही कोई विशेष परिस्थितियां रही कि राजनीतिक समीकरण ऐसा बनता है कि भाई नीतीश और लालू फिर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं, तो मजबूरी में कुछ समय के लिए नीतीश को बना जाए। लेकिन मुझे लगता है कि लगभग यह तय है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। और वैसे भी स्वाभाविक है, थर्ड नंबर की पार्टी जो जिसके 43 विधायक है वो मुख्यमंत्री बनता है, यह नैतिक रूप से भी ठीक नहीं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी। नवीन उपाध्याय जी, आपके हिसाब से इस बैटल के अंदर कौन मजबूत है? लालू यादव की टीम मजबूत है या नीतीश कुमार की? देखिए, ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने दीजिए, इट्स टू अर्ली टू से अभी कि कौन मजबूत है। लेकिन जहाँ तक आपके मेन आपका इस प्रोग्राम का जो कंटेक्स्ट है कि दोनों में दोनों की राजनीति कहाँ जा रही है, उसके बारे में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि लालू प्रसाद का और दोनों का वो सनसेट कैरियर में है अपने, दोनों दे आर इन द सनसेट ऑफ देयर कैरियर्स। और लालू प्रसाद का हेल्थ ही इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि वो अगले इलेक्शन तक कहाँ रहेंगे ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट है। और देखिए, तेजस्वी ने डेफिनेटली पार्टी का नेतृत्व तेजस्वी कर रहे हैं। आज के दिन में जब देखिए इलेक्शन का समय है तो लालू प्रसाद के घर के आसपास डेफिनेटली आपको कुछ भीड़ दिखाई देगी और कुछ लोग पुराने जो है जो वो जाते हैं डेफिनेटली टिकट सीकर्स। नॉर्मली अगर आप जाइएगा बिहार में, तो पटना में अगर आप जाइएगा तो एक समय लालू के पास हज़ारों लोग बाहर खड़े रहते थे। आज अगर जाइएगा तो आपको सच्चाई ये दिखाई देगी कि लालू प्रसाद अकेले बैठे रहते हैं। पार्टी का नेतृत्व जानता है, पार्टी का वर्कर जानता है कि अब लालू प्रसाद के पास जाने से कोई फ़ायदा नहीं, तेजस्वी नेता हैं। तो लालू यादव अकेले बैठे रहते। लास्ट बार भी हम मिले थे जब उनसे, तो कोई नहीं था, एक शायद कोई था और इसके अलावा कोई नहीं था। और उनके और तो वर्चुअली लालू प्रसाद अब साइडलाइन हो चुके हैं राजनीति से। जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, तो नीतीश कुमार दूसरे तरह के व्यक्तित्व रहे हैं, लालू प्रसाद रहे हैं ऐसे आदमी जो हज़ारों लोगों से घिरे रहते थे पब्लिक के से। नीतीश कुमार थ्रू आउट जो है वो कट ऑफ रहते थे, कुछ लोगों से मिलते थे, सेलेक्ट जर्नलिस्टों से मिलेंगे, सारे जर्नलिस्टों से भी नहीं मिलते थे, बहुत फॉर्मेलिटी था उनका, वो अलग से कट कर रहते थे, परिवार से भी बहुत ज़्यादा उनका लेना देना नहीं था। तो आज के दिन में उनका भी सूर्य अस्त ही होने वाला है। हम इस बात को नहीं मानते हैं कि इस इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। हम डेफिनेटली इस बात को मानते हैं कि बिहार में जिस तरह का समीकरण हम देख रहे हैं कि सीट जिस तरह का आएगा उसमें नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाना बीजेपी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। बीजेपी अगर बीजेपी लड़ती, अगर बीजेपी को इतना अगर स्ट्रॉन्ग फेथ रहता है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ये 10,000 करोड़ के गिफ्ट नहीं दिया जाते विमेंस को, और जितने तरह के लोक लुभावन जो चीजें हैं वो नहीं दी जाती थी। सारे लीडर उनके स्कैंडलाइज हैं, स्मॉल लीडर्स। बीजेपी जो लड़ रही है प्राइम मिनिस्टर की इमेज पर, अगर प्राइम मिनिस्टर कंपेयर नहीं करे तो 50 सीट नहीं आएगी। हम बता रहे हैं, बिहार को 30 साल से कवर किए हैं। तो आज के दिन में मेरा मानना है कि नीतीश कुमार अपने, दीपक जी, अपने स्वास्थ्य के कारणों से इरिलेवेंट होते जाएंगे वो बिहार में। और डेफिनेटली 1 साल के बाद, 8 महीने के बाद वो या तो हटा दिए जाएंगे या तो खुद ही हट जाएंगे। वो इस पोजीशन में नहीं रहे कि चीफ मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कर पाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी 101 सीट लड़ रही है, तो बीजेपी इतना सीट अपने नहीं ला सकती है कि वो अपना चीफ मिनिस्टर बना पाए। ठीक है, आपको लगता है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश ही बनेंगे, लेकिन सवाल यह है कि चीफ मिनिस्टर बनके वो अपना शासन चला पाएंगे? बताइए मनोज दास, मनोज जी, क्या आपको लगता है नीतीश कुमार अपना शासन चला पाएंगे? हालांकि हाल ही के दिनों में काफी एग्रेशन से उन्होंने काम किया। जब टिकट बंटवारे में ऐसा लगने लगा बीजेपी आगे निकल रही है, तो वहां नीतीश कुमार ने खुद इंटरव्यू किया, खुद टिकट बांटे, और उनकी जो सारी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, उन्होंने भी एक इंपैक्ट डाला है। नमस्कार दीपक जी, समीर जी और नवीन जी को भी नमस्कार, बाकी सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसी हस्ती हैं कि वो बहुत ही कुरियल समय भी जो आता है ना, तो उसको भी निकाल लेने की क्षमता नीतीश जी के पास है। दूसरी बात यह है कि नीतीश जी शासन में हैं, अगर एनडीए के साथ हैं तो एनडीए के जो मंत्री हैं उनका एक अलग कोर कमेटी होता है, और कोई भी चीज करते हैं, कोई भी घोषणा करते हैं, तो उन लोग उसमें 5 सिलेक्टेड लोग इधर से उधर से ही रहते हैं, उन लोगों से बात करके उसको करते हैं। तो इसीलिए ये कहना, अभी तो हाल में लोगों को लग रहा था कि नीतीश जी ऐसे ही हैं, नीतीश जी अब नहीं हैं,
लेकिन आपने सामने देखा कि जहां उनकी जरूरत होती है वहां पर वो खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये कहना कि नीतीश जी बीमार है या इस तरह की बात है, ठीक है, उनके उम्र ज्यादा है तो कुछ बात हो सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि शासन प्रशासन के मामले में वो कई सारी ऐसे घटना हुई है। रात में घटना घटी मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या का, सुबह 6 बजे उन्होंने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया। तो उस स्थिति में सब कुछ में वो देख रहे हैं। और हाँ, लेकिन वो उनकी एक अपना गुप्त टीम भी है, चाहे वो मंत्रियों की भी टीम अलग है, अधिकारियों की भी टीम अलग है, उन लोगों से विचार करके बात करके, लेकिन हर चीज का वो इस चीज को करते हैं। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी अगर नीतीश जी पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो किसी के इशारे पर चलेंगे, किसी पर वो किसी के इशारे पर चलने वाले नहीं है दीपक जी, ये आप भी भली बात ही जानते हैं। नहीं, ये तो मैं जानता हूं कि वो किसी के इशारे पर चल नहीं सकते। नीतीश कुमार की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है और लालू यादव से बिल्कुल जुदा पर्सनालिटी है। लालू जी की पर्सनालिटी की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले धनंजय गिरी, लेट आने से माफी चाहता हूं, देरी से आया मैं आपके पास तीसरे नंबर पर, लेकिन मेरा सवाल बड़ा मौजूद है। मेरा सवाल यह है कि आखिरकार अमित शाह जी ने इस सवाल को ओपन एंडेड क्यों छोड़ दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं दीपक जी, एक मशहूर पत्रकार को एक मशहूर चैनल के दिए गए साक्षात्कार में पटना में अमित शाह जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो इंटरव्यू दिया, मैं उनके सामने ही बैठा हुआ था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले 20 साल से बिहार में है, कुछ महीनों को छोड़ दें तो, और इस चुनाव में भी हम नीतीश जी के नेतृत्व में ही हैं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम चुनावी मैदान में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में हैं, और ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। अगर उनके नेतृत्व में हम चुनाव के मैदान में हैं तो नेचुरली चुनाव बाद उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चलाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। तो स्पेकुलेशन आप कर रहे हैं या लोग कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रखा है, साफ साफ शब्दों में कहा, और यहाँ तक कहा उस मशहूर पत्रकार ने और उस मशहूर चैनल के टीवी चैनल पर यह भी पूछा गया कि अगर नीतीश जी की सीटें कम आई तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि आई तो क्या होगा, पहले से आ चुकी है। गृह मंत्री जी ने इस बात को दोहराया कि पहले भी आ चुकी है, आज भी उनकी सीट हमसे कम है, हमारी सीटें ज्यादा हैं, बावजूद आपके सामने नतीजे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में हमारी आस्था है। और हम जानते हैं कि लगातार बिहार को गड्ढे से निकाल करके वो जिस तरह से आगे लेके चल रहे हैं, और हम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हम लाए हैं बिहार को वहां से निकाल कर, गोली मारते थे अपराधी दिन दहाड़े कपार में, वहां से निकाल करके बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने का नीतीश जी और हमने मिलकर के, एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके, भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके जिस ढंग से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है बिहार को निकालने के लिए वहां से, और बिल्कुल हम इसको पीछे नहीं ले जाएंगे, हम मिलजुल कर इसको आगे ले जाएंगे। और ये स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। स्पेकुलेशन लगाते रहे लोग, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में है तो ये तय है कि। और दूसरी बात दीपक जी, क्या नीतीश चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, ये लाइन आप कह सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ये मान रहे हैं कि चुनाव महज एक रस्म अदायगी भर है, एनडीए बड़ी मार्जिन से जीत करके आएगा। तो मैं इसमें ये भी जोड़ देता हूं, अगर जीतते हैं तो। नहीं, अभी आपने जो बात कहा मैं उसी के बेसिस पर कह रहा था। मैं कह रहा हूं अगर जीतते हैं तो क्या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे? फिर भी मैं आपको धन्यवाद दे देता हूं कि अगर हटा दीजिए, हम चुनाव भी जीतेंगे और नीतीश जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे, इसमें कहीं कोई संशय मत रखिएगा। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार को अच्छे से चलाएंगे, जिस तरह से हम बिहार को विकास के पथ पर लेके चल रहे हैं उसी ढंग से बिहार 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, पूरे 5 साल के लिए। देखिए, आसमानी सुल्तानी अगले पल में क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पिछले 20 साल से उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो हम तो यही मान के चल रहे हैं कि पूरे टेन्योर के लिए ईश्वर सबको स्वस्थ करें, सबको दीर्घायु करें। मुख्यमंत्री तो बनेंगे आपके साथ कि लालू के साथ? सवाल यह है कि उनके पास तो ऑप्शन भी है ना, नीतीश कुमार जी के पास ऑप्शन भी है। आप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और लालू जी के साथ चले जाएंगे और लालू जी के साथ सरकार बना लेंगे, क्या दिक्कत है उनको? उनके पास तो विकल्प भी है ना। तो इस विकल्प से आपके दिल में थोड़ा सा डर तो होगा? दोनों हाथ में लड्डू, उनके तो दोनों हाथ में लड्डू है। दीपक जी उन्होंने खुद ही इस बात को कहा है और बार बार कहा है, लगातार मंचों से कहा है, हमारे साथी प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, वो भी आपको बता देंगे। वो पहले भी कहते रहे कि अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा, फिर भी चले जाते हैं। नीतीश जी ने इस बार साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाने वाला हूं, जाना मेरी गलती थी, इसलिए अब आगे जाने की कहीं दूर दूर तक कहीं कोई संभावना नहीं बची है, ऐसा नीतीश जी ने खुद ही कहा है। ठीक है,
एजाज अहमद साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, मुझे आप ये बताइए कि लालू जी का भी कमोबेश आखिरी चुनाव है। मैं तो ये चाहता हूं दोनों दीर्घायु हो, नीतीश कुमार जी भी स्वस्थ रहे, लालू यादव जी भी स्वस्थ रहे, लेकिन जो इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? पहले नीतीश कुमार पे बात कर लेते हैं। क्या चुनाव अगर जीतती है भारतीय जनता पार्टी तो एजाज अहमद जी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है दीपक जी कि जो आप अगर मगर की राजनीति पर लोगों को ले जा रहे हैं, अगर मगर का सवाल कहाँ? बिहार की जनता, बिहार के लोग पूरी तरह से तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं और तेजस्वी जी को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है और तेजस्वी जी के कामों को जिस तरह से लोग सराहे और 17 महीने में उन्होंने जो काम किया उससे लोगों का विश्वास बना है। हमने 2020 के चुनाव में कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो उस समय नीतीश जी ने उपहार बनाया था और कहा था कहां से पैसा लाएगा, बप्पा के यहाँ से लाएगा, जिलवा से लाएगा। उसी नीतीश कुमार के हाथों तेजस्वी जी ने नौकरी का परवाना गांधी मैदान में दिलवाने का काम किया और 70 दिनों के अंदर 2,17,000 टीचरों की बहाली की, 5.5 लाख के करीब हमने नियुक्तियां की और 3.5 लाख पाइपलाइन में छोड़ करके आ गए। साजिश का शिकार नफरती लोगों ने किया, नौकरी वाली सरकार को हटाने का काम किया, नौजवानों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी उस मुस्कुराहट को छीनने का काम किया और पुनः ये नफरत की राजनीति की ओर बिहार को ले जा रहे हैं। एजाज अहमद साहब, सीधे चलता हूं, वादा खिलाफी, बहुत छोटा सा जवाब, वादा खिलाफी की है शांतनु यादव के साथ, शरद यादव के बेटे के साथ? देखिए दीपक जी, तेजस्वी जी, लालू जी कभी भी वादा खिलाफी किसी से नहीं करते हैं और उनका कमिटमेंट सामाजिक न्याय के साथ है। उनका कमिटमेंट शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के प्रति रहा। और तेजस्वी जी अभी जो टिकट वितरण कर रहे हैं उसमें यादव समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, A to Z सभी वर्गों को हम आगे बढ़ाने के प्रति विश्वास करते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं सभी वर्गों को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, मैं लालू जी के जो पॉलिटिकल लाइफ है, लालू जी का सामाजिक जीवन है, उसके दूसरे पहलू की बात करता हूं और उसके बाद सीधे धनंजय गिरि जी आपके पास आऊंगा। लालू यादव बिहार में सामाजिक क्रांति के सूत्रधार माने जाते हैं। 90 के दशक में उनकी सियासत का कोई जवाब नहीं था। लालू मैजिक की बदौलत ही उनकी पार्टी लगातार 15 सालों तक बिहार की सत्ता में रही। सवाल है कि लालू का करिश्मा इस बार काम आएगा। लालू की सबसे बड़ी ताकत है उनका MY समीकरण, जिसमें करीब 17% मुस्लिम और 14% यादव वोट बैंक शामिल है। सामाजिक न्याय की राजनीति में लालू अव्वल रहे हैं। वंचित वर्ग में उनकी गहरी पैठ मानी जाती है। उन्हें जमीन से जुड़ा करिश्माई नेता माना जाता है। खास बात यह है कि लालू की सबसे बड़ी ताकत अब उनके बेटे तेजस्वी बन चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव के लिए चुनौतियां भी बड़ी है। चारा घोटाले का उन पर पहले से कई दाग है, कई अन्य आपराधिक मामले चल रहे हैं। 15 साल के लालू राबड़ी राज को NDA बिहार में जंगल राज के नैरेटिव के रूप में सेट कर चुकी है। आरोप है कि लालू यादव जाति विशेष की राजनीति करते हैं। उनका खराब स्वास्थ्य भी चिंता की वजह है। साथ ही परिवारवाद के आरोप भी उन पर लगातार लगते रहे हैं। अगर नीतीश कुमार की बात करें तो उनकी राजनीति में भी खूबियां और कमियां दोनों शामिल हैं। नीतीश की सबसे बड़ी मजबूती उनकी सुशासन बाबू की छवि है। 20 साल से वो बिहार के CM हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकास से जुड़े काम की वजह से उन्हें विकास पुरुष भी कहा जाता है। बिहार में महिला सशक्तिकरण का श्रेय नीतीश को ही जाता है। अति पिछड़ा वोट बैंक भी JDU का माना जाता है। महिला मतदाताओं की नीतीश खास पसंद है और NDA पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ा है। लेकिन मुश्किल यह है कि उनकी छवि पलटीमार नेता की भी बन चुकी है। बार बार वे गठबंधन बदलते रहे हैं। JDU की सीट संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। बिहार में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम वोट छिटकते जा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भी नुकसान हो सकता है और अब BJP पर JDU की बढ़ती निर्भरता की भी काफी आलोचना होती रही है। इसी पर बात करेंगे हमारे सभी खास मेहमानों के साथ। धनंजय गिरि जी, आप ये तो मानेंगे कि लालू यादव का अपने आप में करिश्मा था और उस करिश्मे के बल पर उन्होंने 15 साल तक राज किया और 20 साल से अपनी पार्टी को स्थापित पार्टी के तौर पर चला पा रहे हैं। क्या लालू का यह करिश्मा चलेगा? क्योंकि सभी लोग मानते हैं, BJP के ज्यादातर नेता मानते हैं कि वोट बैंक लालू का है, तेजस्वी का नहीं, और वही लालू का वोट बैंक आज भी तेजस्वी के पीछे खड़ा है। दीपक जी, देखिए, बहुत ईमानदारी की बात अगर की जाए तो लालू यादव जो राजनीति में उनका प्रादुर्भाव हुआ, जो राजनीति में आए,
तो एक मसीहाई छवि लेकर के आए। गरीब गुरबों, शोषित वंचितों, पीड़ितों को लगा कि उनका कोई मसीहा आया है। लेकिन जब वो आगे बढ़ते गए लालू जी, तो मैं कहता हूं कि वो दर्ज हो ही नहीं सकता FIR में जो लालू जी ने रह के लूटा है सरकार में। वो है दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के अरमान, उनके सपने, उनकी उम्मीदें। आप आज से 3000 साल पहले बिहार में एक डकैत हुआ, उसका नाम था अंगुली मार, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में उसका नाम था अहिंसक। उसी तरह से बिहार में एक परिवार हुआ जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर उसने बढ़ाई अपनी पारिवारिक आय। और आज उनके गले में, जो तेजस्वी लालू यादव के गले में जो चारा घोटाला के 4 मामलों में सजा याफ्ता हो चुके हैं, कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया है कि आपने कुर्सी पर रहते हुए घोटाला किया, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, उसके अलावा मशीन कोबाल्ट घोटाला, मेगा घोटाला, स्लेट घोटाला, वन घोटाला, घोटालों के घटाटोप अंधेरे जो लालू यादव ने किए। उसके बाद अपने पुत्र के गले में लटकाया नौकरी के नाम पर दूसरों की जमीन, मकान, दुकान सबको लेकर के, जिस तरह से अंगुली मार अपने गले में उंगलियां लटकाता था, उसी तरह से जितने लोगों को नौकरी दी उन अपने पुत्र के गले में उनके संपत्तियों की माला लटका दी। आज वो कह रहे हैं कि हर घर को नौकरी देंगे। हर घर का आदमी डर जाता है कि मेरा भी जमीन मकान लिखवाओगे क्या। पहली तो ये अनइथिकल बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं कि हर घर को सरकारी नौकरी दी जाए, जो बिल्कुल आप भी समझते हैं, बिहार के एक आम आदमी भी समझता है। लेकिन जब यही झूठ फरेब मक्कारी के जब दुकानदारी आप चला रहे होंगे, आप कह रहे हैं कि एमवाई को भी लगा कि हमारे लिए, लेकिन नहीं, एम का मतलब आप देख लीजिए, आप अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को पता ही नहीं है किसको टिकट कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, किसको टिकट कहाँ हो रहा है, पार्टी कहाँ जा रही है। जेवाई की बात करें तो आप शरद यादव जी के लड़के को देख लीजिए, वो बेचारा पैदल हो गए। और उसके अलावा तो छोड़ दीजिए, परिवार में भी लोग पैदल हो गए, बड़े पुत्र ही पैदल कर दिए गए, बहन जो किडनी दी थी वो चली गई सिंगापुर। ये सिर्फ सत्ता की मलाई की चाटने का तरीका है। बाकी लोग भजनिया है, अपना भजन कर रहे हैं या भजन कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। लालू जी को अपने ललटेन और लालटेन जो उनके हैं, इसी की चिंता बस उनको है। इसके अलावा बिहार जाए भाड़ में उनको कोई मतलब नहीं है। लालू यादव सामाजिक न्याय वगैरह ये सब नैरेटिव बन के रह गया, और ये लेकिन लोगों को ठगने का, बिहार अब ठगाने के लिए नहीं तैयार है। लेकिन एक बात तो है धनंजय गिरी जी, एक पत्रकार के तौर पर मैं अपना अनुभव साझा करूंगा और ये कहूंगा कि एक चुंबकीय पर्सनालिटी, एक मैग्नेटिक पॉलिटिकल फिगर लालू यादव रहे हैं, और उनका नैरेटिव कुछ उस ढंग का रहता था। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। लास्ट मिनट, एक मिनट, मैंने जब अपनी बात शुरू की थी तभी मैंने कहा, बिल्कुल कहा था, लालू यादव जब राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ तो मसीहाई छवि लेकर, बिल्कुल मैं आपसे इंटायरली एग्री करता हूं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं छोटा सा। एजाज अहमद साहब, आ रहा हूं आपके पास। मैं और लालू साहब एक बार पाकिस्तान गए, और जब हम पाकिस्तान पहुंचे तो लालू और मैं वहां से घूमने निकल गए। तो लालू साहब और मैं घूम रहे थे, कैमरा भी हमारे साथ था, चल रहे थे, हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। वो एक सब्जी की दुकान पे रुके, और सब्जी की दुकान पे उन्होंने एक आलू उठाया और एक इंसान से पूछा, मैं कौन हूं? बोले आप हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं। तो लालू जी बहुत खुश हो गए, प्रधानमंत्री बना दिया गया पाकिस्तान की जनता के द्वारा। फिर उन्होंने वहां से एक आलू उठाया, बोले देखिए बताइए ये क्या है। तो वहां पर भी सब उर्दू बोलते हैं, सब जानते हैं आलू क्या है। तो पाकिस्तान में बोला गया ये है आलू, तो बोले मैं हूं लालू। तो इस तरह का पॉलिटिकल कम्युनिकेटर मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कभी कभी मुझे लालू जी को इस अवस्था में देखकर दुख भी होता है कि एक ऐसा आदमी जो अपनी विट से, जो अपने मजाक से, जो अपने भाषणों से, जो अपने चुटीले अंदाज से लोगों को खूब हंसाता था, आज उनकी तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है। नवीन जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, लालू यादव की इस मैग्नेटिक पर्सनालिटी का इम्पैक्ट क्या इन चुनाव पर पड़ने वाला है? देखिए, आपने जो पहले कहा था वो आपका आकलन एकदम सही था कि आज जो तेजस्वी जो राजनीति कर रहे हैं उसके पीछे लालू प्रसाद का ही करिश्मा जो है। और लालू प्रसाद आज भी बिहार में जो वोटर्स लालू प्रसाद को वोट देता है, आरजेडी को वो लालू प्रसाद के नाम पर देता है। और देखिए, लालू यादव की अगर बात कीजिएगा तो यादव और मुस्लिम के अलावा भी कई, देखिए लालू का अगर ऑनेस्ट असेसमेंट किया जाए तो लालू यादव ने उस बिहार में डेफिनेटली, हम बिहार की कोई इतने सालों से कवर किए हैं, बिहार के गरीब और जो पिछड़े लोग थे उनको आवाज़ दी। भले आज वो डिफरेंट पॉलिटिकल फॉर्मेशंस में चले गए, कुछ लोग जेडीयू में चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए, लेकिन एक दौर था बिहार में जब बिहार में इतने मैसेकर होते थे, प्राइवेट आर्मी थी, रणवीर सेना, और जिस तरह का माहौल था उसमें लालू यादव भले वो उनके राजनीति का बाई प्रोडक्ट रहा हो वो, लेकिन लालू प्रसाद ने बिहार में गरीबों को आवाज़ दी, उसके डेफिनेटली हम मानते हैं। दूसरी बात कि करप्शन का जहाँ तक सवाल है, देखिए हम लालू प्रसाद के बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं, और हमने फॉर्डर स्कैम में
सिंगल हैंडेडली अगर आप जाके देखिएगा तो हजारों स्टोरी किए थे और लालू हमको बुलाकर बराबर कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करते थे। लेकिन खैर दूसरी बात है, लेकिन लालू प्रसाद को एक रूप में और याद रखेंगे हमेशा कि लालू प्रसाद से बड़ा टॉलरेंट लीडर हमको इंडिया में आज तक नहीं मिला है। कि आप लालू प्रसाद के अगेंस्ट में मोस्ट एक्सप्लोसिव आर्टिकल लिख दीजिए, लेकिन फिर भी हम लोग लिख कर और दिन में 11 बजे पहुंच जाते थे कि लालू यादव कोई काम नहीं करते थे और वो अपना सेक्रेटरीट जाते नहीं थे, और हम लोग वहाँ पर बैठ के खाना खाएंगे और वहीं से न्यूज़ पता लगा कि उसी के अगेंस्ट में लिखते थे, और फिर नेक्स्ट डे आप पहुँच जाइए और लालू कहेंगे कि यार तुम लोग को शर्म आज नहीं आता है, ज़रा लिख के मेरे यहाँ फिर पहुँच गए तुम लोग। तो लालू प्रसाद एक बहुत बड़ा ये थे। थर्ड, एक सेकंड के और समय लगे आपका। और जहाँ तक करप्शन का सवाल है, रिट्रोस्पेक्ट में जब हम देखते हैं, हम लोग ने जब पत्रकारिता स्टार्ट की तो एक क्रूसेडिंग फीलिंग था। आज के दिन में जब हम लालू प्रसाद को एसेस करते हैं तो हमको लगता है कि लालू प्रसाद की जो मेरी जानकारी है 900 करोड़ का फॉर्डर स्कैम में उनको कोई बहुत ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, काफ़ी लोगों ने पैसा कमाया, उसमें 30-40-50 करोड़ रुपया उन्होंने कमाया। आज के इंडिया और लालू प्रसाद विक्टिमाइज हो गए। आज तक फॉर्डर स्कैम में उनको माना जाता है कन्विक्ट हैं। जिस डीए केस में लालू प्रसाद कन्विक्ट हुए उसमें जानते हैं कितना अमाउंट था? 50-60 लाख रुपए का सवाल है। आज किसी भी नेता को आप देखिएगा उसके पास हजारों करोड़ रुपए हैं। तो लालू कहीं ना कहीं एक सिस्टम के भी विक्टिम बन गए, केवल इसलिए कि वो जैसा आपने कहा कि विदूषक टाइप के आदमी थे, विश्वास नहीं करते थे सिस्टम में, और अल्टीमेटली जो अनार्की वो उन्होंने लाया था उसके वो विक्टिम बन गए। बिल्कुल, और उसी अनार्की के विक्टिम बन के वो कन्विक्टेड हो गए।